Hello everyone, I am Mahipal Swami, PGT Physics from KV2 बीकानेर। एक बार फिर से आप सभी का फिजिक्स डिफ्ट अकेडमी पर स्वागत है एंड टुडे वी विल डिस्कस। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन, उसके इक्वेटोरियल लाइन पे। इससे हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी, बट वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे थी, एक्सियल लाइन पे थी। एक्सियल लाइन का मीनिंग हुआ डाइपोल के अलोंग जो लाइन था, जैसे ये पॉइंट पी था तो इस पर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था हमारे पास 2kp/r³। आज हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे वो इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन का मतलब डाइपोल के परपेंडिकुलर जो लाइन पास होती है, इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है तो उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। Before starting our today's topic, let's discuss some important points regarding our previous इलेक्ट्रिक lecture. डाइपोल क्या होता है? तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें वी हैव टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2d। तो दिस इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी था जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन होगी इसकी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जैसे अगर हम हमारे इस केस की बात करें तो आई कैप यानी इस डायरेक्शन में। और एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसके एक्सियल पोजीशन पे 2kp/r³। यहाँ पर ई वेक्टर और पी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम थी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो लेट अस कंसिडर अ डाइपोल हैविंग चार्ज -q एंड +q, और इस डाइपोल को हम AB नाम दे रहे हैं। ये डाइपोल का मिड पॉइंट है और इस डाइपोल का मिड पॉइंट से एक जो लाइन पास हो रही है ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन होगी। इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P है जो कि O से R डिस्टेंस पे है और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और क्योंकि ये पॉइंट P हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे है और ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के जो दोनों चार्जेस है उसके बीच की डिस्टेंस को हम 2d कंसिडर कर रहे हैं, मतलब A O के बीच की डिस्टेंस d और O और B के बीच की डिस्टेंस भी हो गई d। अब हमारा मेथड बिल्कुल वही रहेगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, यानी चार्ज पॉइंट A पे जो चार्ज रखा हुआ है -q, इस -q की वजह से पहले हमें पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फिर पॉइंट B पे जो चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से हमें अगेन पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। फिर उस पर वेक्टर लॉ अप्लाई करना है एंड फाइनली वी गेट आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। A पे जो चार्ज है उसकी P से कितने डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने लिखना है। डिस्टेंस कितना होगा AP है ना, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह से जब B पे जो +q चार्ज रखा हुआ है उसकी P से डिस्टेंस कितनी है, वो भी ये है इस BP। तो हमें AP और B की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि ये -q चार्ज है, तो इस -q चार्ज की वजह से जब हम पॉइंट P पर, मैंने आपको तरीका बताया था, पॉइंट P पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब जो EA वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो P से A की तरफ होगी, यानी ये दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ EA वेक्टर, यानी A पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। इसी तरह से चार्ज +q की अगर हम बात करें तो +q पर और पॉइंट P पर भी हमने चार्ज कौन सा एज्यूम किया है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए प्लस, तो ये क्या करेगा, प्लस उसको रिपल करेगा तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ EB वेक्टर। यानी ई ए की वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो तो पी से ए की तरफ है, अलोंग पी ए,
और ई बी वैक्टर की जो डायरेक्शन है वो बी से पी की तरफ है, along BP. Okay. Now electric field intensity at point P due to charge minus Q is EA vector. तो EA vector का फॉर्मूला क्या होगा? वही K Q अपॉन डिस्टेंस, A और P के बीच की डिस्टेंस AP स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी? along P से A की तरफ ना, तो along PA. सिमिलरली जो ई बी वेक्टर होगा हमारा, इट इज़ दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू. ई बी वेक्टर इज के क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस क्या होगी? बी पी स्क्वायर, और इस बार जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलॉन्ग बी से पी की तरफ, अलॉन्ग बी पी. अब हमें यहाँ पर ए पी और बी पी की वैल्यू चाहिए. अगर हम डायग्राम को याद करें तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से है. ये राइट एंगल है, ये डिस्टेंस d मानी है हमने, ये डिस्टेंस भी d मानी है, और ये डिस्टेंस r है, और ये पॉइंट A है हमारा, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट P है. तो AP फाइंड करने का सिंपल सा मेथड है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और इसका अंडर रूट. सिमिलरली BP की वैल्यू भी सेम यही होगी हमारे पास, r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसका अंडर रूट, क्योंकि ये भी हाइपोटेनस है, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका अंडर रूट. तो हमारे पास ए पी की वैल्यू भी आ गई है, बी पी की वैल्यू भी आ गई है. इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं. अब यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे दैट ई ए वैक्टर इज़ के क्यू, और जो ए पी की जो वैल्यू होगी, ए पी की वैल्यू क्या है? इज़ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और उसका अंडर रूट और साथ में इसका होल स्क्वायर. दिस इज़ अलॉन्ग अगेन पी ए. और इसी तरह से जब हम ए बी वैक्टर फाइंड करेंगे तो बी पी की वैल्यू भी सेम यही है, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट और साथ में उसका होल स्क्वायर एंड अलॉन्ग बी पी. इसको और थोड़ा सा सोल्व करते हैं. दैट ई ए वैक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन, ये यहाँ पर अंडर रूट है, ये स्क्वायर है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास सीधे बचेगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड डायरेक्शन इज सेम अलॉन्ग पी ए. एंड ई बी वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम यही बचेगा, और डायरेक्शन इज अगेन अलॉन्ग बी पी, अलॉन्ग बी पी. तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारा वेक्टर है, इस वेक्टर में ये जो दोनों वैल्यू है वो सेम है. यानी इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी वेक्टर. इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा. सो दिस इज़ दी इक्वेशन 3. यानी इस इक्वेशन से क्लियर है, ये ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है. तो डायरेक्शन अलग है और उसको हम हमारे वेक्टर लॉ से सोल्व कर लेंगे. अब हम हमारे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं. इस बार जो दोनों वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमें नहीं पता. ये जो ई बी वेक्टर और ई ए वेक्टर है, बीच का एंगल नहीं पता. बीच का एंगल नहीं पता तो हमारे पास वेक्टर लॉ में एक मेथड होता है कि इन दोनों वेक्टर्स को कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है. तो कंपोनेंट में ब्रेक करना ही हमारे पास एक यहाँ पर एक मेथड है. तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ थीटा एंड दिस एंगल इज़ थीटा. तो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो डाइपोल और ये जो एंगल है ये थीटा है हमारे पास डाइपोल के बीच में, और ए पी और बी पी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है. अब देखो, सबसे पहले हम इस ई बी वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं. तो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट. तो बी पी के जब हम दो कंपोनेंट कंसिडर करेंगे तो एक कंपोनेंट तो होगा ये हमारे पास, और दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट होगा वो होगा ये. अब अगर हम इस थीटा को इससे कंपेयर करें तो ये एंगल जब थीटा है यहाँ पर, ये तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा. तो ये एंगल थीटा होने की वजह से जो थीटा वाला एंगल होता है, ये हमने 11th क्लास में सीखा है दैट दिस इज़
cos component, तो EB cos theta, and this component is EB sin theta. Okay. Similarly, अब हम EA वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं. जब हम EA वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो सेम वापस हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड सिमिलरली ए कंपोनेंट होगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, एंड दिस कंपोनेंट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट इज़ दिस. तो ये तो हो जाएगा हमारे पास. अब देखो, अगर हम वापस यहाँ पर अल्टरनेट एंगल, ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा. यहाँ पे z बन रहा है ना, तो ये अल्टरनेट एंगल बन गया यहाँ पर. तो ये थीटा है, तो अगेन थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? ई ए कॉस थीटा. और जो वर्टिकल कंपोनेंट है दिस इज ई ए साइन थीटा. इज इट क्लियर? अब अगर मैं इस डायग्राम को वापस आपको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट P था और कुछ इस तरह का डायग्राम बना है हमारे पास. तो ये हमने, अगर मैं इसी डायग्राम को वापस बनाऊं तो ये यही डायग्राम है उसको अच्छे से समझने के लिए. तो इस डायग्राम से ये क्लियर हो रहा है. देखो यहाँ पर ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, इन दोनों में से अगर मैं बात करूँ मैं ई बी और ई ए की, तो इस इक्वेशन 3 से ये क्लियर है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. यानी यहाँ पर ये दो वेक्टर कुछ इस तरह से हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. यहाँ साइन थीटा मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम, डायरेक्शन अपोजिट है. तो इस वजह से ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे. और यहाँ पर ये जो है दोनों वेक्टर, ये एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों वेक्टर गेट एडेड, दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे. सो आर रिजल्टेंट वेक्टर ई इज ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा. इक्वेशन 3 से क्लियर है दैट दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, इस वजह से E इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इक्वेशन 3 से, दैट ई ए इज इक्वल्स टू ई बी, मैग्नीट्यूड सेम है. तो ई बी की जगह भी हम ई ए को लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, और फिर हम इसको लिख सकते हैं दैट ई इज इक्वल्स टू 2 ई ए कॉस थीटा. ई इज इक्वल्स टू 2 ई ए कॉस थीटा. अब हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है बस. तो E इज इक्वल्स टू 2 एंड ई ए इज़ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. एंड कॉस थीटा, जो कॉस थीटा होगा हमारे डायग्राम में, अगर डायग्राम कुछ इस तरह से था, ये डिस्टेंस D, ये R, ये डिस्टेंस भी D, और इस एंगल को हमने थीटा माना था, और ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से आया था आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो इस ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम, अगर इस ट्राइंगल में हमें कॉस थीटा फाइंड करना हो तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो वी कैन राइट दैट कॉस थीटा बेस इज डी एंड हाइपोटेनस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. कॉस थीटा इज डी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. इसको सॉल्व करने के बाद में E इज इक्वल्स टू 2 के क्यू इंटू डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2. बिकॉज यहाँ पावर 1 है और हाफ का मीनिंग हुआ, सॉरी रूट का मीनिंग हुआ हाफ, एंड 1 प्लस हाफ इज़ 3/2. और अगेन अगर हमें P को याद करें, अगेन वी नो दैट P इज़ Q इंटू 2D. सो यहाँ पे दिस इज़ Q 2D, और इसी जगह हम क्या लिख सकते हैं? P. सो वी कैन राइट K Q2D, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2. सो इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते. वापस अब हम अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे. अप्रॉक्सीमेशन से क्लियर है दैट D इज़ वेरी वेरी लेस देन R. जो D है डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, वो इस R के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है. तो हम उसको R के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो D होगा उसको हमने R के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर दिया. तो E इज़ इक्वल्स टू के Q इंटू 2D की जगह आप क्या लिख सकते हो? P अपॉन
डी तो ज़ीरो हो गया और आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 है, तो ये कैंसिल एंड वी गेट ई इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर क्यूब। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो दैट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। लेकिन यहाँ पर वेक्टर में जो आप लिखोगे तो इधर माइनस साइन आएगा। इसके पीछे इसका रीज़न ये है कि अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज हमारा डाइपोल था, इधर नेगेटिव चार्ज था, इधर पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो तो ये हुई, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। लेकिन जो हमारा जो रिजल्टेंट फील्ड आया है, इसको देखने से साफ पता चल रहा है हमें जो हमारा रिजल्टेंट फील्ड आया है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज़ अपोजिट टू ईच अदर। इस वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन पुट किया, यानी ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन है द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, ये ध्यान रखना है इक्वेटोरियल में, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड पी वेक्टर इज अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज फाइंड की है उसको अगर हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं दैट ई वेक्टर एक्सियल इज 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब एंड ई वेक्टर इक्वेटोरियल इज माइनस ऑफ kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। एक हमारा पॉइंट ये हो सकता है दैट ई वेक्टर एक्सियल डिवाइड बाय ई वेक्टर इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2/1। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें देन ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज 2:1। अब ये जो दोनों फॉर्मूलाज है ये केवल एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए है। अगर कहीं पर भी रैंडम कोई पॉइंट दिया हुआ हो हमें डाइपोल के लिए, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होगा दैट ई नेट। इससे आप किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो दैट के पी अपॉन आर क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। बस आपको एंगल पता होना चाहिए। जैसे ये अगर हमारे पास डाइपोल है और डाइपोल और इस पॉइंट पे हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो आपको अगर ये एंगल मालूम है तो आप किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो।